हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके सिलेबस में वो है लिपिड्स। ठीक है, तो लिपिड्स का हमको पढ़ना है क्या? डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बाद उसका मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी क्या बेटा? डेफिनेशन की। ठीक है, तो व्हाट आर लिपिड्स? लिपिड्स आर द कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। ठीक है ना, तो लिपिड्स आर compounds related to fatty acids। ठीक है, लिपिड्स फैटी एसिड से रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं और क्या होते हैं? दे आर insoluble in water, they are insoluble in water and soluble in organic solvents. They are insoluble in water and soluble in organic solvents. And soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन कौन से होते हैं बेटा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आपका हो जाता है ईथर है, अल्कोहल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है। ये सब क्या हो गए? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स हैं वो लिपिड्स जो हैं वो वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं और सॉल्युबल किस में होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में होते हैं। ठीक है, किससे रिलेटेड कंपाउंड्स हैं? फैटी एसिड से रिलेटेड कंपाउंड है। ठीक है ना, तो लिपिड्स आर द कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स, insoluble in water and soluble in organic solvent। ठीक है, इसके बाद आता है इसमें क्लासिफिकेशन। सबसे पहला इसमें आ जाता है नंबर 1 इज द सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड के अंदर दो आ जाते हैं, कौन कौन सा? फैट एंड वैक्स। ठीक है, फैट एंड वैक्स। ठीक, दूसरा होता है सिंपल के बाद कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। ठीक है, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में चार आ जाएंगे, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन। फॉस्फोलिपिड, सल्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, कॉन्जुगेटेड लिपिड में ये तीन आ गए, है ना। अब पहले इन दो की बात करते हैं, फिर तीसरे की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं किससे? हम सिंपल लिपिड की। ठीक है, सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं? सिंपल लिपिड में दो हैं, क्या क्या है? फैट है और वैक्स है। तो सिंपल लिपिड्स होते हैं बेटा ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल जो होगा उसको क्या बोल देंगे? हम फैट बोल देंगे। ठीक है ना, तो फैट क्या हो जाएगा? ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल। ठीक है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड को हम क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल बोलते हैं। ग्लिसरॉल सॉरी, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल क्या होता है? फैट होता है। देखो हम यहाँ से फिर से प्रॉपरली करते हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? फैट की। फैट हो गया ईस्टर किसका? फैटी एसिड का, ग्लिसरॉल के साथ। अब तुम देखो ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल का फॉर्मूला तुम्हें पता है, CH2OH, CHOH, CH2OH, इसके साथ कौन? फैटी एसिड, RCOOH। R जो है एक लंबी कार्बन की चेन होती है, क्या? इसमें 15 से लेकर के 20 कार्बन तक की चेन होती है, क्या? R। तो ये क्या हो गया? फैटी एसिड हो गया। ये कौन हो गया? ग्लिसरॉल हो गया। ठीक है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स आपस में क्या कर रहे हैं? रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? ईस्टर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा? ईस्टर बना रहे हैं। कैसे बन जाएगा? देखो CH2O COOR, CHO COOR, CH2O COOR। क्या हो रहा है? देखो ये H और ये OH,
क्या निकल गया, 3 मॉलिक्यूल पानी के निकल जाएंगे, है ना। हमको इसके 3 मॉलिक्यूल लगेंगे, किसके, फैटी एसिड के। ये जो कंपाउंड बना ये फैट हो गया, ठीक है। हम जो भी फैट कंज्यूम करते हैं घर में, जो भी हम तेल खाते हैं, चाहे हम मस्टर्ड ऑयल करें, सनफ्लावर का या सोयाबीन का या बटर है या घी है, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं बेटा, वो सभी कुछ क्या होता है, फैट होता है। और फैट क्या होता है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल, है ना। तो ग्लिसरॉल का फैटी एसिड के साथ क्या बन गया, ईस्टर बन गया, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फैट बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो फैट हमारा हो गया ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल। ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज है, यही हमारा आगे हमको इसी की स्टडी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके आता है वैक्स। सिंपल लिपिड में 2 हमने पढ़े, कौन कौन सा, वैक्स और फैट। तो फैट तो हो गया, अब बारी आती है किसकी, वैक्स की। वैक्स क्या होता है, वैक्स भी ईस्टर होता है, किसके साथ, लेकिन हायर अल्कोहल के साथ, ग्लिसरॉल के साथ नहीं। ग्लिसरॉल में कितने कार्बन है, 3 है। और जो वैक्स होगा उसमें जो अल्कोहल होगा उसमें क्या होंगे, 5, 7, 8 क्या होंगे, कार्बन की चेन होगी, ठीक है। तो वैक्स क्या हो गया, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ हायर अल्कोहल, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ हायर अल्कोहल्स। आप भाई बात समझ में आई है ना। हमें इसका डिटेल नहीं करना, बस इतना ध्यान देना है कि 3 कार्बन से ज्यादा कार्बन का अल्कोहल होगा जब, तब वो क्या बना देगा, वैक्स बना देगा, ठीक है। वैक्स क्योंकि हमें बायोलॉजिकल इसका हमारे सिलेबस में रोल है नहीं, तो हम इसको इसका स्ट्रक्चर और डिटेल करने की जरूरत नहीं है। ये किसकी बात हो गई, सिंपल लिपिड की, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है कौन सा, कंपाउंड लिपिड। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी थी, कंपाउंड लिपिड। अब ये इसमें क्या होता है, ये भी ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल होता है, ठीक है ना, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल, है ना। लेकिन इसके साथ में सिंपल लिपिड के साथ साथ में क्या होता है, इसके साथ अदर ग्रुप जुड़े रहते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होगा, या फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा होगा, या सल्फोनिक एसिड जुड़ा होगा, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, कंपाउंड लिपिड बोल देते हैं, है ना। तो ये भी क्या है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड के, लेकिन उसमें एक एडिशनल ग्रुप जुड़ा रहता है, ठीक है। तो दे आर also ester of fatty acid with glycerol and contains glycerol नहीं, सॉरी अल्कोहल, ग्लिसरॉल नहीं है, ग्लिसरॉल होगा तो फैट बन जाएगा, ठीक है ना। ester of fatty acid with alcohols and contain additional group, ठीक है। एडिशनल ग्रुप कंटेन रहता है, क्या हो सकता है एडिशनल ग्रुप, इसमें एडिशनल ग्रुप बेटा जो हो सकता है ना, एडिशनल ग्रुप क्या हो सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है, सल्फोनिक एसिड हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है ना। तो एडिशनल ग्रुप क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इनमें से। इसी के बेसिस पे हमने इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। इसके अगेन टाइप्स, सब टाइप्स आ जाएंगे, इसके कौन कौन हो जाएंगे, सबसे पहला आ जाएगा इसमें फॉस्फोलिपिड, इसके टाइप्स में फॉस्फोलिपिड, दूसरा सल्फोलिपिड, तीसरा लिपो प्रोटीन, और चौथा हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो लिपिड के अलावा इसमें कौन सा ग्रुप है, फॉस्फोरिक एसिड है, इसमें कौन सा है, सल्फोनिक एसिड है, इसमें क्या है, प्रोटीन है, और इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना। तो हम नॉन लिपिड पोर्शन का नाम लिख लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका फॉस्फोरिक एसिड, इसमें आ जाएगा सल्फोनिक एसिड, इसमें आ जाएगा प्रोटीन, इसमें आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है बेटा। ये ना बहुत डिटेल है इसका, यदि हम इसको पढ़ाने बैठे ना, यदि हम लिपिड्स पढ़ाते हैं तो इसमें बहुत सारे लिपिड्स आते हैं, बहुत सारे,
फॉस्फोलिपिड के बहुत सारे टाइप्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारे लिपोप्रोटीन्स, LDL, VLDL, HDL, ये सारे आ जाते हैं। तो सबका तो बहुत सारा करने का कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ लिपोप्रोटीन्स के टाइप बता देते हैं आपको। किसके टाइप बता देते हैं? लिपोप्रोटीन्स के। बाकी देखो करने को तो बहुत सारा किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में क्योंकि सिलेबस में तुम्हारा इतना कुछ है नहीं, तो हम इसको सिर्फ लिपोप्रोटीन्स के टाइप आपको आगे बता दे रहे हैं। लिपोप्रोटीन में सबसे पहला आ जाता है काइलो माइक्रोन, देन VLDL। VLDL होता है क्या? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, फिर आ जाएगा LDL, तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एंड HDL हो जाता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है ना, तो ये हो गया लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और ये हो जाएगा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है बेटा, तो ये हो गया लिपोप्रोटीन के क्लासिफिकेशन। सबका नहीं करा रही हूँ, बहुत सारा है, जरूरत नहीं है आपको करने की। तो ये हो गया क्या? कंपाउंड लिपिड। लास्ट आ जाता है डेराइव्ड लिपिड। नाम से समझ में आ रहा है, डेराइव हो रहा है। कहाँ से डेराइव हो रहा है? सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड की हाइड्रोलाइसिस कराने से जो कंपाउंड मिल रहे हैं उनको क्या बोल दे रहे हैं हम? डेराइव्ड लिपिड्स बोल दे रहे हैं। These are the substances derived from the hydrolysis of simple lipid and compound lipid. तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, These are lipids derived from the hydrolysis of simple and compound lipid। ठीक है, सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड की हाइड्रोलाइसिस करने से जो हमको कंपाउंड्स मिल रहे हैं वो क्या हो गए? डेराइव्ड लिपिड, है ना। तो अब देखो हम यदि फैट की हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। तो सबसे पहला इसमें आ जाएगा, कौन आ जाएगा? फैटी एसिड्स। ठीक है, फिर दूसरा क्या मिल रहा है हमको? ग्लिसरॉल। तीसरा क्या मिलेगा? अल्कोहल। ठीक है, चौथा कौन मिलेगा इसमें? कोलेस्ट्रॉल या स्टेरॉइड्स बोलते हैं। एक स्टेरॉइड्स अलग से मिलते हैं और एक कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स क्या हो गए? डेराइव्ड लिपिड हो गए। कहाँ से मिले हमको बेटा? हमको मिले ये किससे? इनकी हाइड्रोलाइसिस से। सिंपल लिपिड की और कंपाउंड लिपिड की हाइड्रोलाइसिस से हमको क्या मिले? डेराइव्ड लिपिड्स मिल गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके सिलेबस में, वो है बायोलॉजिकल रोल। बायोलॉजिकल रोल ऑफ लिपिड। लिपिड की क्या बायोलॉजिकल रोल होते हैं? क्या काम करता है लिपिड? ठीक है, लिपिड हमारा क्या काम करता है? सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है डाइट का। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है किसका? डाइट का। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट। ठीक है, अब हमारी बॉडी में एनर्जी जो है वो स्टोर होती है किसके फॉर्म में? फैट के फॉर्म में। यदि हम कार्बोहाइड्रेट 2-4-6 दिन नहीं खाते हैं तो बॉडी को एनर्जी किससे मिलती है? जो हमारे स्टोर्ड फैट था उससे एनर्जी मिलती है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट डाइट, दे एक्ट एज द फ्यूल एंड यील्ड एनर्जी। दे एक्ट एज फ्यूल एंड यील्ड एनर्जी। ठीक है, फ्यूल की तरह काम करता है और एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट इसके बाद है थर्ड। थर्ड क्या होता है बेटा? जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी को, उनको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, चारों तरफ से उनको घेर के रखता है, जिससे कि क्या ना हो, वो डैमेज ना हो, धक्का वक्का लगने से वो क्या होना? टूटे फूटे रहे। तो वाइटल ऑर्गन्स के लिए किसका काम करता है? इंसुलेशन का काम करता है। ठीक है ना, तो दे एक्ट एज इंसुलेशन फॉर वाइटल ऑर्गन। दे एक्ट एज इंसुलेशन फॉर वाइटल ऑर्गन्स। ठीक है, वाइटल ऑर्गन्स के लिए इंसुलेशन का काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट चौथा देखो, फैट सॉल्युबल जो विटामिन है, कौन कौन से होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन? A, D, E और K।
ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, इनका बॉडी में एक जगह से दूसरे ट्रांसपोर्ट का या ट्रांसफर का काम किसकी मदद से होता है? लिपिड की मदद से होता है। क्यों? क्योंकि देखो प्लाज्मा में तो डिजोल्व होंगे नहीं, ठीक है ना, तो उनको लेके जाने का काम कौन करेगा? लिपिड करेगा, ठीक है ना। तो दे एक्ट एज कैरियर फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए कैरियर का काम करते हैं। कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, ई एंड के। ये क्या होता है? फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा, सॉरी पांचवा, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका? सेल मेम्ब्रेन का। इट इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड। तो cell membrane is made up of फॉस्फोलिपिड। जितनी भी सेल हैं सब किससे बनी है? फॉस्फोलिपिड से बनी है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट सेल मेम्ब्रेन बनी है किससे? फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया किसका? इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज बस इसमें करेंगे हम, क्या करेंगे? जैसे हमने लास्ट क्लास में जब हम प्रोटीन्स पढ़ा रहे थे, जब हमने प्रोटीन पढ़ाया तो मैंने उसमें आपको पढ़ाया था क्या? एसेंशियल एमिनो एसिड्स। एसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या थे? कि जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, दे मस्ट बी सप्लाइड थ्रू डाइट। सेम इसी तरीके से कुछ हमारे लिए क्या होते हैं बेटा? कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स भी होते हैं जिनको हमारी बॉडी खुद बना नहीं सकती, दे मस्ट बी सप्लाइड थ्रू डाइट, ठीक है ना। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ऐड करेंगे, क्या बेटा? एसेंशियल फैटी एसिड्स की बात। EFA, कभी किसी ऑयल का, फॉर्च्यून वगैरह ऑयल का जब ऐड आता है टीवी में ना, तो देखा होगा उसमें लिखा रहता है इट कंटेन्स EFA, PUFA, है ना। तो वो इन्हीं की बात करते हैं, किसकी? एसेंशियल फैटी एसिड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या हो गए? ऐसे फैटी एसिड्स हो गए जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, दे मस्ट बी सप्लाइड थ्रू डाइट, ठीक है। तो दीज आर polyunsaturated fatty acids that cannot be synthesized in body. So they should be supplied थ्रू डाइट, ठीक है। इनको डाइट के थ्रू लेना कंपलसरी होता है। उनको क्या बोलते हैं? EFA, ठीक है। क्या होते हैं ये? देखो, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। देखो नाम देखना है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो क्या हो जाएगा ये? PUFA। PUFA क्या होता है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है ना। तो EFA और PUFA, EFA और PUFA, ठीक, और EFA। अब ये जो है ना, कौन कौन से पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती? इसमें आ जाते हैं, मेन आते हैं बेटा, लिनोलिक एसिड, लिनोलैनिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड, ठीक है ना। इसमें तीन है सबसे इंपॉर्टेंटली, तो लिनोलिक एसिड तीन ही है, ठीक है ना। कौन है? लिनोलिक एसिड, ठीक, लिनोलिक एसिड हो गया। दूसरा है लिनोलैनिक एसिड, और लास्ट आ जाता है कौन सा? अरेकिडोनिक एसिड। ये तीन जो हैं, ये कौन हो गए बेटा? एसेंशियल फैटी एसिड। मतलब क्या? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये EFA है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? PUFA होते हैं। ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ये हमारी बॉडी नहीं बना सकती, इट मस्ट बी सप्लाइड थ्रू डाइट,
ठीक है। इनकी कमी यदि हो जाती है ना तो ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, स्किन में रैशेज होने लग जाते हैं, ठीक है ना, फैटी लिवर हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाती है, प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है ना। इसलिए इनको इम्पोर्टेंटली क्या लेना चाहिए, डाइट के थ्रू लेना कंपल्सरी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे क्या, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, ठीक है।